हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्ज़ाम इसकी भर्ती आने वाली है उसके लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये आज का जो सेट है, सेट नंबर 22वां है। और जिसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारा यह व्हाट्सअप नंबर है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अपना नाम लिख के बता दीजिएगा, आपको ग्रुप के साथ ज्वाइन करके आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आया आपके कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मित्रों, लखनऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष नवंबर से दिसंबर में मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर से दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। ठीक है, और इसमें अवध की कला और संस्कृति के बारे में आपको झलक देखने को मिल जाती है। इसकी परंपरा यानी इसकी शुरुआत हुई है 1975 ईस्वी से। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इनमें से यह चारों आपके नृत्य शैली है। आप जान लीजिए कि भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का भी आपका शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। ठीक है, तो ये जो कथक है यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो विकल्प आपका जो बी होगा कि इनमें से जो कथक है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स देखेंगे कि कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। तो अभी मैंने ऊपर में बताया आपके कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8, उनमें से एक है आपका कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। देखिए, जो कथक शब्द है इसका उद्भव कथा शब्द से हुआ है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या, कहना, कथा कहना। और यह 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य विशिष्ट विद्या के रूप में विकसित हुआ। यानी कहने का मतलब मुगल सल्तनत से संबंधित रिलेटेड, और मुगलों का ये प्रिय डांस था। ठीक है, यानी शास्त्रीय क्लासिकल डांस था, इसको बहुत ही पसंद करते थे मुगल। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जब भक्ति आंदोलन के समय इसका प्रसार के साथ इसका है विकास बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी के कई सारे एग्जाम में ये पूछा है। अभी एसएससी एमटीएस 2022 के एग्जाम में भी पूछा था। तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठीक है, यानी ठुमरी गायिका है, गिरिजा देवी का संबंध ठुमरी गायिका से है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वाराणसी बहुत ही पवित्र शहर है। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट में है कि बनारस घराने से संबंधित ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था बनारस में 8 मई 1929 को, मृत्यु हुई है 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में, और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह ठुमरी गायिका से संबंधित है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे मित्रों कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि मध्यकाल में यानी मध्यकालीन भारत में जब इस्लामिक राजाओं का शासन यहाँ पे था तो उस समय किस जनपद को उत्तर प्रदेश का सिराज हिंद कहा जाता था। ठीक है, तो आपका क्षेत्र है जौनपुर। जौनपुर शिक्षा का केंद्र था मध्यकालीन में। यहाँ से कई सारे राजाओं ने शिक्षा ग्रहण करके भारत पे शासन भी किया है, जैसा कि आप लोग अभी की पॉइंट्स में देखेंगे। तो मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। ठीक है, तो मध्यकाल में जौनपुर जो था ये शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए इसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए, शेर शाह सूरी आप लोग जानते ही हैं, सूरी वंश का संस्थापक था। मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत ही बड़े विद्वान भी थे। ठीक है, जिन्होंने पद्मावत की रचना भी की है। ठीक है, तो ये लोग भी जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो ये आपका सही उत्तर होगा इसमें।
5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था, यानी गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे यानी मुद्रा होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में जो चांदी की जो मुद्राएं होती थी उनको रूपक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, रूपक से रुपया हो गया, तो ये रूपक याद रखिएगा। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलते थे उसको रूपक के नाम से जाना जाता था। विकल्प है आपका, ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे कुछ की पॉइंट्स। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और वहीं स्वर्ण यानी सोने के मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। याद रखिएगा, अगर जो क्वेश्चन में आपके आता है कि गुप्त काल में सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था और चांदी को रूपक के नाम से जाना जाता था। इन सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल है राजस्थान का भरतपुर। ठीक है, तो राजस्थान के भरतपुर से ये बहुत काफ़ी मात्रा में ये चीज़ें मिली हैं और इनका प्रमाण भी मिला है। आगे के प्रश्न में है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो मित्रों, पानीपत का प्रथम जो युद्ध है सब लोग जानते हैं 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के। लोदी वंश का शासक था उस समय दिल्ली का 1526 में इब्राहिम लोदी, और अफगानिस्तानी था यानी अफगानी था ये बाबर। इसने इब्राहिम लोदी से जब युद्ध किया तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, तो चलिए की पॉइंट्स में देख लेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो है सॉरी अभ्यास यहाँ पे आ गया है, युद्ध जो है सॉरी ये 2023 यहाँ पे। ठीक है, 1526 12 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1526 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर विजयी हुआ। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुगल सत्ता कब स्थापित हुई, तो यह 27 अप्रैल 1526 को जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद 27 अप्रैल 1526 को इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। ठीक है, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था अप्रैल में ही, और इस समय भारत का आपका वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस समय भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका शासनकाल रहा 1916 से 1921 तक। ठीक है, और इसी के समय रोलेट एक्ट भी पास हुआ था जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसका बहुत जगह जगह विरोध भी हुआ था, तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, और इसी के विरुद्ध में ये आपका जो है जालियांवाला बाग में लोग जुटे हुए थे, और भारत शासक अधिनियम भी 1919 में पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ठीक है, याद रखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि डुरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में यह सीमा रेखा है। ठीक है, तो भारत अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें अफगानिस्तान जो दिया है सही उत्तर हो जाएगा कि डुरंड रेखा भारत के साथ अफगानिस्तान जो है इसके साथ सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, की पॉइंट्स में देखेंगे दोस्तों कि भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा सीमा निर्धारित करती है। सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। अब देखिए इस रेखा का नाम ब्रिटिश कर्नल के नाम पे ही रखा गया है जिसका नाम था मोर्टिमर डुरंड। इसने अफगानों के साथ समझौता किया और इसी के समय इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ यानी 1893 में। याद रखिएगा, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे क्वेश्चन में है कि नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों, नंदा देवी पर्वत शिखर आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी पर्वत शिखर आपके उत्तराखंड में स्थित है। अब चलिए कुछ पर्वत शिखरों के बारे में देखेंगे। नंदा देवी पर्वत चोटी आपके उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर। गाडविन स्टान जो कि भारत में ही है, सिक्किम में नहीं केटू जो है इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजुंगा जो है सिक्किम में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो यह नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8148 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची आपकी पर्वत है श्रृंखला है। ठीक है, और पर्वत चोटी है
और ये नेपाल में पड़ता है। मकालू जो है ये भी नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 10 नंबर के प्रश्न में है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिलों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 ऑलमोस्ट जिले हैं अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, तमिलनाडु में 38 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 75। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। याद रखिएगा कि भारत में जो पूछेगा किसी भारत के किसी राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों की इसमें संख्या है 75। अब 11 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है कितने सेंटीमीटर होती है। तो हमारी आंखों से स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो कितनी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए, कोई भी व्यक्ति सलाह देता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँख से कम दूरी इसकी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज़्यादा आँख पे इफेक्ट नहीं करता। जैसे आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कम से कम इससे दूरी आप आँखों का बनाए रहिए 25 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा आँखों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या है। तो नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, और सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आँख का निकटतम बिंदु कहते हैं। ठीक, तो इसका ये आपका हो गया। ठीक, 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जानेंगे कि भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। ठीक है, और भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, और D2O जो होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, तो याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक एग्जाम में आ सकता है कि भारी जल जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है जो भारी जल है, और ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और हाइड्रोफोबिया क्या होता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। विकल्प इसका ये राइट आंसर होगा, विषाणु। देखिए, हाइड्रोफोबिया जिसे होता है उसे पानी से डर की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, यानी जो पानी से डरता है ज़्यादा उसे हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने से घबराता है। देखिए, सामान्य पानी जैसे नल उल का पानी है, इससे तो व्यक्ति नहीं डरेगा जिसे हाइड्रोफोबिया हुआ रहता है, लेकिन वह नदी, झील और समुद्र के पास जाएगा तो उसमें तैरने या जाने से घबराता है। और हाइड्रोफोबिया जो है यह रेबीज का एक पुराना नाम भी है। रेबीज का जो विषाणु होता है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। आगे के प्रश्न में है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो विकल्प यहाँ बी आपका सही उत्तर होगा कि भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। चलिए देखते हैं किसमें निहित है। तो अनुच्छेद 53(1) में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी अनुच्छेद 53 में सीधा सीधा दिया हुआ है दोस्तों कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग या स्वयं कर सकता है या उसके अपने जो पास अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से करा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के आपके क्या होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है, हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते लेकिन उसके पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यह किस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो आपका अनुच्छेद 64 होगा। ठीक है, देखिए जब उपराष्ट्रपति इस पद पे आ जाते हैं तो उन्हें अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करना होता है। ठीक है, यानी जो उनको पद मिला है उसके अलावा कोई अन्य पद नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, नहीं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और जो आपको यूपी SSSC पेट की तैयारी करनी है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसका भी बैच आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा।